हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो व्हाट शुड वी डू टुडेज, क्या करना चाहिए आज हम लोगों को। रिविजन। ओके गाइस, अच्छा टेल मी, डू यू नो द रीज़न बिहाइंड कि वाई वी शुड नॉट कट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर if you had been given if you would have been given a chance कि तुमसे पूछा जाए कि बताओ तुम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को कट करोगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कट करोगे। ट्रॉपिकल, एक को तुमको कट करना ही है, तुम्हारी मजबूरी है, इट्स कंपल्सन ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। एक को तुम्हारे को कट करना है। सो among these two, who do you prefer to cut? Which you prefer to cut? इसमें से किसको तुम प्रेफर करोगे कट करना, बताओ बताओ। तो मैं तो भाई डेसिडियस को कट करूँगा और मैं इसको कट नहीं करूँगा। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है। देख भाई, ट्रॉपिकल इफ़ आई कट इट तो इसको अपन रीजेनरेट कर सकते हैं, रीफॉरेस्ट ईजिली कर सकते हैं, कुछ सालों में आ जाएगा। लेकिन भाई अगर इसको मैं कट कर देता हूँ तो फिर से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रीग्रो करना, रीजनरेट करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए रीज़न ये है कि जिस सॉइल पर ये होता है ना, उस सॉइल का न्यूट्रिएंट लीच्ड अवे हो जाता है, ठीक है, लीचिंग हो जाता है। तो सॉइल जो है तुमको वहाँ का बैरन हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है ना। वो चाहे रेन फॉरेस्ट जहाँ भी होता है, सो द सॉइल्स प्रेजेंट देयर वुड बी बैरन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रेन। जो भी न्यूट्रिएंट्स विल बी फ्लोइंग अवे विद द वाटर, तो न्यूट्रिएंट लेस सॉइल हो जाता है। हाउएवर जो सब सॉइल होता है वहाँ का, टॉप सॉइल ही ना होता है न्यूट्रिएंट लेस, लेकिन जो टॉप सॉइल के नीचे जो सब सॉइल होता है वो तुमको न्यूट्रिएंट रिच होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक कारण है, वहाँ का सॉइल तुमको लीचिंग की वजह से न्यूट्रिएंट हट जाता है, न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। So the question is, if a tropical rainforest is cut, so its regeneration is not quick. What is the reason? Because the soil present there is not fertile, is deficient in nutrients. और ये तो तुम लोगों को पता होगा, अपवेलिंग में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये कॉन्टिनेंट है, इधर तुमको ओशियन है, ठीक है, और एक विंड इधर फ्लो कर रहा है। कौन सी विंड होगी बताओ। तो ये कॉन्टिनेंट है, कौन सा विंड होगा। इज इट ऑनशोर या ऑफशोर। ये ऑनशोर विंड है कि ऑफशोर विंड है, बताओ कौन सा विंड है। कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर जनरली, ठीक है। तो एक्चुअली जनरली व्हाट वी डू इज़ कि वी शुड नेम द विंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स origin, but in this case
you can remember it as an exception to the rule. So एक्चुअली में अगर ये शोर है तो इसको ऑन शोर होना चाहिए, बट इट इज़ ऑफ शोर, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन की तरह इसको याद रख लो आप। ऑफ शोर है ये, शोर क्या हो गया, किनारा, तो वहाँ से हो रहा ऑन नहीं है, ऑफ शोर है। बट हाँ, अगर माइंस की बात करोगे तो वहाँ फिर ये चीज़ सीधा ही रूल काम करेगा। अगर समुद्र के अंदर तुमको माइंस वगैरह है तो ऑफ शोर माइंस उसको बोलेंगे, लेकिन इधर से जो हवा आ रही है, तो जनरली जो ये हवा इधर फ्लो कर रही है, व्हाट वी कॉल इट लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज बोल सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो सरफेस वाटर होता है ओशन का, इट विल ब्लो अवे। तो काइंड ऑफ यहाँ पर सरफेस वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो अंडर वाटर होता है, डीप ओशन वाटर विल मूव अपवर्ड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। तो अंदर का जो कोल्ड प्लस न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है। तो ये आता है। अच्छा, ये नहीं होता है कि बॉटम ड्वेलिंग जो स्पीसीज़ है वो नहीं आते हैं, वो नीचे में ही रहेंगे ना, या कोई डिकम्पोजर्स वगैरह भी नहीं आते हैं, दैट विल बी रिमेन इन द ग्राउंड, ठीक है, रिमेन इन द डीप ओशन फ्लोर, दैट विल रिमेन देयर, ठीक है, वो वहीं रहेंगे वो। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि what all are the primary producers of marine ecosystem। marine ecosystem के primary producers कौन कौन से हैं? You might have heard of फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और एल्गी वगैरह हैं, और आपको साइनोबैक्टीरिया, यू हैव हर्ड अबाउट इट, साइनोबैक्टीरिया, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सभी को याद रहता है और जो हम लोगों को याद रखना चाहिए, डायटम्स। ये भी आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ओशियंस का, मेराइन इकोसिस्टम का, डायटम्स, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स याद रखना। क्रुस्टेशियंस जानते हैं? डू यू नो अबाउट द क्रुस्टेशियंस? So it's a kind of, you can say कि it's a secondary species, secondary producers in the marine ecosystem. It consists of lobsters, crabs, prawns, जो भी सी फूड वगैरह जो है, shrimp, ये सब आपको क्रुस्टेशियंस हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। और टर्सरी जो है, कुछ मछली है जैसे कि हेरिंग्स, ये टर्सरी है, ठीक है, ये सब सेकेंडरी। हेरिंग्स क्या है? मछली का नाम है, फिश, ध्यान रखना क्रुस्टेशियंस के बारे में। इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल नीश के बारे में पता है ना? इकोलॉजिकल नीश आपको जो कि जनरल जो फिजिकल स्पेस होता है फॉर लिविंग, फॉर ड्वेलिंग पर्पस, उसको अपन क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं, होम बोल सकते हैं, या हैबिटाट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। सो इट्स हैबिटाट, होम रेंज जनरली रिप्रेजेंट्स फिजिकल स्पेस जहाँ पर वेयर वी लिव, वेयर एनिमल्स और प्लांट्स लिव, ठीक है। बट
this ecological niche, it is also the dwelling place, but it not only represents this physical space but also its functional role. उसका क्या क्या रोल है in the life of humans, plant, animals. तो ये इकोलॉजिकल नीड्स फंक्शनल रोल को भी रिप्रेजेंट करता है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल स्पेस. तो ये है इकोलॉजिकल नीश. नीश तो पता ही है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो. मतलब थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म हो गया हैबिटाट का. इकोटोन पता होगा आप लोगों को. इट्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम. दो इकोसिस्टम के बीच का ये ट्रांजिशन जोन है. सपोज कि यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, इधर आपको डेजर्ट है, तो बीच में आपको ग्रासलैंड्स वगैरह मिलेगा. ग्रासलैंड्स मिलेगा जैसे कि सवाना ग्रासलैंड्स, जिसको कि हम लोग सुंडा थोड़ी बोलते हैं यार. सुडान क्लाइमेट. ठीक है. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में भी सी बिग ह्यूज ट्रीज. फिर डेजर्ट में देखते हो कि देयर आर रेयरली एनी ट्रीज. वट एवर आर देयर, दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज. सो इन बिटवीन यू कैन सी दी स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज एंड ग्रासलैंड्स. ठीक है. तो ये देखो ट्रांजिशन जोन हो रहा है इससे इसके बीच में, तो ये तुमको इकोटोन हो गया. या फिर आप देखो ना, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और जो इक्वेटोरियल जो टेरिटोरियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम है. सो व्हाट वी कैन सी इन बिटवीन, व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम? इट्स ए मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोस्टल एरियाज वाला. ठीक है. तो वो भी इकोटोन का एग्जाम्पल हो गया. वन थिंग विच वी शुड रिमेंबर, प्लूटोनियम जो है, इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये तुमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, ध्यान रखना. Now you know about NPP, net primary production या net primary productivity. It's is equal to gross primary productivity minus total respiration. जो ग्रॉस होता है उसमें से आप रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर दोगे तो नेट आएगा. तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो जैसे मैंग्रोव है, मैंग्रोव का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है. मैंग्रोव के बाद तुमको ग्रासलैंड्स का सबसे ज़्यादा, इससे थोड़ा कम, फिर इससे कम लेक का, उससे भी कम ओशियंस का. ठीक है. तो इस चारों में ये ऑर्डर जनरली फॉलो होगा. मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा, उसके ग्रासलैंड्स का उससे कम, लेक का उससे कम, उसके बाद ओशियंस का उससे कम. ये मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम लोगों को पता है कि ओशियंस का, डेजर्ट का प्रोडक्टिविटी कम है. ठीक है. ओशियंस का, डेजर्ट का याद रखना, ध्यान रखना. ग्रासलैंड्स जनरली क्यों नहीं कन्वर्ट होता है टुवर्ड्स फॉरेस्ट? देयर आर फ्यू रीजन. एक तो वहाँ पे सीजनल रेनफॉल होता है. अगर रेगुलर कंटिन्यूस रेनफॉल हो, रेन फॉरेस्ट क्यों ना बन जाए तब वो? वाई वुडंट इट बिकम देन रेन फॉरेस्ट? बिकॉज वहाँ पर सीजनल रेनफॉल होता है. इट्स नॉट कंटिन्यूस, सीजन बेसिस पर होता है. दूसरा, फायर वगैरह हो जाता है, आग वगैरह लगता है, जिसकी वजह से इट रिमेन्स ग्रासलैंड. ठीक है. और वहाँ पर जो
जो ग्रेजिंग हार्बीवोर्स वगैरह हैं उनकी वजह से भी, ग्रेजिंग हार्बीवोर्स की वजह से भी, ये सब रीज़न है वाई ग्रासलैंड वुडंट कन्वर्ट इनटू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टुवर्ड्स फॉरेस्ट, इसीलिए फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये लॉजिकल है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इसको इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो। सिंपल था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस रिवीजन इज़ आवर पर्पस। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।